डॉक्टर साहब, जब नई नई शादी होती है ख़वातीन की, तो सबसे पहला जो सोसाइटी का प्रेशर होता है वो बच्चे का होता है जी, बच्चा कब होगा। अभी रिसेप्शन ही होती है और पहला सवाल यही होता है। एक तो ये प्रेशर भी है सोसाइटी का, क्योंकि हम एक ऐसी डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं। अब उसको जहन में रखते हुए मिसकैरेज बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़वातीन को प्रेगनेंसी नहीं उस तरह हो पाती। तो वो किस तरह प्रेगनेंसी हो सकती है, वो कौन से दिन ऐसे हैं जिन दिनों में वो अगर अपने हस्बैंड के करीब जाएं और वो उससे ज़्यादा मतलब अफादियत मिल सकती है। हमारे पास जो पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं ओपीडी में, उनकी एक प्राइमरी कंप्लेन बन चुकी है आजकल मिसकैरेजेस। लेकिन अगर हम मिसकैरेज को देखें तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि मिसकैरेजेस इतने क्यों हो रहे हैं। मिसकैरेजेस इतने होने की वजह फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा लाइफ़स्टाइल है, ठीक है? हम लोग इस वक़्त जिस इरा में रह रहे हैं, हम लोग एक अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल को ऑप्ट कर चुके हैं। ठीक है। फ़िज़िकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट हम सबकी ज़िंदगी से निकल चुकी है। हम लोग ज़्यादा ऑफ़िस वर्क करते हैं, या फिर हम लोग जो भी हम काम करते हैं उसमें हमने अपनी डेली रूटीन में डेडिकेटेड फ़िज़िकल एक्टिविटी को हमने कोई इम्पोर्टेंस दी ही नहीं हुई। ये हम सब में से ऑलमोस्ट 90% पाकिस्तानीज़ की लाइफ में ये है ही नहीं। हमारी सोसाइटी में ये नहीं है, सब कॉन्टिनेंट में इसका इतना रवाज नहीं है। अब थोड़ा आ रहा है हेल्थ फिटनेस की तरफ, एक फ़ेज़ आ रहा है, एक हवा चली है हेल्थ फिटनेस की तरफ। लेकिन एक ये जो अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है जिसमें लैक ऑफ फ़िज़िकल एक्टिविटी है, और सेकेंडली जो हमारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं। अब जब एक फ़ीमेल की, एक बच्ची की ईटिंग हैबिट्स ख़राब हैं, उसके अंदर हम जंक फूड को भी इंक्लूड करते हैं। जंक फूड, बेकरी, ओवर ईटिंग, ये सारा कुछ, एक तो इस चीज़ का आपकी बॉडी पे प्रेशर है। सेकेंडली आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो वो चीज़ें बर्न आउट भी नहीं हो रही। सब कुछ मिला के एक स्टेट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होती है। आपकी बॉडी के अंदर एक अनहेल्दी स्टेट क्रिएट होती है, आपकी हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, आपको पीसीओएस का मसला हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ आजकल बहुत कॉमन है। आप अगर बच्चियों को स्कैन करना शुरू करें, तो हर दूसरी बच्ची के पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं। और इवन अगर आप स्कैन नहीं भी करते, तो आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ मिल रही हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ ये अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल का एक तोहफ़ा है हमारे पास। अच्छा, ये ये बड़ी वैसे आपने बात बताई, वाकई ये ऐसे ही है और बहुत ज़्यादा सिस्ट जो है बढ़ रही हैं। इसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं अंडेदानी में पानी की थैलियाँ। अब हाँ। अंडेदानी बेसिकली क्या है? एक फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसने आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना है। अब जब आपकी हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं, तो आपकी सारी इंटरनल एनवायरनमेंट ही ख़राब है। जब आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट ही ख़राब है, तो वो एक न्यू जनरेशन को, एक लाइफ़ को होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। पीसीओएस एक बहुत बड़ा कॉज़ है मिसकैरेजेस का। फिर ओबेसिटी, जिसे हम मोटापा कहते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो किसी एक एरिया में कॉमन होती हैं, उसे हम कहते हैं कि वो एंडेमिक हैं। जैसे फ़्लू है, हमारे एरिया में फ़्लू है, या अब तो ख़त्म हो गया, खैर काफ़ी हद तक रेशो कम हो गया। जैसे पोलियो है, वो होती हैं एंडेमिक। और कुछ हमारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो ओवर द ग्लोब होती हैं, पूरी दुनिया में, उसे हम कहते हैं ये एक पैंडेमिक है। और अभी जो डब्ल्यूएचओ की करंट स्टेटमेंट आई है, उसके अकॉर्डिंग ओबेसिटी इज़ अ पैंडेमिक। मतलब ये जो मोटापा है, ये एक वबा बन चुका है, ये एक बीमारी है। और अगर इसमें आप देखें कि एक होता है हमारे पास बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई जिसको हम कहते हैं। वो हम कैसे देखते हैं कि पेशेंट की जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट होना चाहिए। अब पेशेंट की जब हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट गेन होता है, तो वो अपने नॉर्मल बीएमआई से ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अगर इसे हम फिगर्स में कैलकुलेट करें, तो हम कहते हैं कि 19 टू 25, 18.5 अगर हम प्रिसाइजली बात करें, 18.5 से 24.9 तक हमारे पास एक आइडियल बीएमआई है। लेकिन इस रेंज में नहीं बच्चियाँ फॉल करती। मोस्टली जो बच्चियां हमारे पास आ रही हैं, या वो ओवरवेट हैं 25 टू 30 बीएमआई में, या उसके ऊपर ओबेसिटी में आ रही हैं, मोटापे में। और जब एक बच्ची हमारे पास ओबेसिटी के रेंज में आती है, उसमें मिसकैरेजेस एक बहुत बड़ा कॉज है। ओबेसिटी है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, पीसीओएस है। फिर इसमें प्री कंसेप्शनल केयर का एक कॉन्सेप्ट है, वो हमारे सोसाइटी में बहुत कम है। इससे अगर हम बात करें, व्हाट इज़ प्री कंसेप्शनल केयर, इसका मतलब ये है कि अगर एक यंग बच्ची जिसकी आप शादी प्लान कर रहे हैं, आप शादी से पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। उस बच्ची का प्रॉपर एक हेल्थ स्क्रीनिंग करवाएं उसकी, कि उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, अनीमिया तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है उसमें, या फिर उसको कोई आपकी फैमिली में कोई ऐसी डिजीज़ रन करती हूँ, आपकी फैमिली में पहले कोई थैलेसीमिया का या सिकल सेल डिजीज़ का या कोई भी केस रहा हो, तो आप स्क्रीनिंग करवाएं। तो उससे फिर ये है कि आप बच्ची को एक प्रॉपर हेल्थ कंडीशन में ला के, उसकी हेल्थ को एक अच्छे लेवल पे ला के, जिसे हम कहते हैं
ऑप्टिमाइज़ करके फिर आप उसे एक इस चीज़ में डालें कि वो एक जनरेशन को आगे लेके चले। तो इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखें तो इनसे बहुत हद तक बहुत किस्म के मिसकैरेजेस को कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी फिर आगे उसके अंदर कुछ हमारे पास वैराइटीज़ आ जाती हैं कि कुछ बच्चियों के अंदर सब कुछ करेक्ट करने के बावजूद भी होते हैं, वो फिर एक मिसकैरेज एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन ये मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो कि ज़्यादा कॉमन है आजकल और जो प्रिवेंटेबल हैं और जो हर एक के एक्सेस में है। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है कि आप एक लाइफस्टाइल को ठीक करके आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं या ओबेसिटी को कंट्रोल करके या अपनी डॉक्टर से टाइमली कंसल्ट करके, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ये बहुत एक माइनर स्टेप्स हैं जो आपको एक बहुत बड़े डिज़ास्टर से बचा सकते हैं। तो इन चीज़ों का एटलीस्ट करेक्ट करना चाहिए। अगर इनके बावजूद भी आपको इशू फेस कर रहे हैं आप किसी किस्म का, तो फिर आप मेक श्योर कि आप जिस डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं वो आप एक सर्टिफाइड क्वालिफाइड डॉक्टर है और वो आपकी फील्ड से रेलेवेंट है। वो फिर आपको केस सिनेरियो के अकॉर्डिंग लेके चलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जिन लड़कियों को ब्लड सिस्ट है, ठीक है, और यानी खून की थैलियाँ बन जाती हैं बच्चेदानी में, तो अब वो निकलवा देती हैं, वो फिर बन जाती हैं, फिर निकलवाती हैं, वो फिर बन जाती हैं। अब उनको बच्चा भी चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा, लेकिन जो साइंसी तरीका कार है कि एग और स्पर्म को मिला के वो रखते हैं, क्या वो फ़ायदा मंद है इसमें? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो देखें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि एक हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें एक हमारा रहम है, बिल्कुल ठीक है, जिसे हम यूट्रस कहते हैं, और एक हमारी अंडेदानी है जिसे हम ओवरीज कहते हैं। इन दोनों की रसौलियाँ सेपरेट हैं। जो हमारे पास रहम उसकी यूट्रस की जो रसौलियाँ हैं उसे हम फाइब्राइड्स बोलते हैं, ठीक है, और जो बाकी हमारे ओवरीज की हैं उन्हें हम सिस्ट बोलते हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं ओपीडी में, वो हमें यही कंप्लेन बताते हैं कि हमारे रसौली थी। जब हम हिस्ट्री प्रूव करते हैं कि कहाँ रसौली है, तो वो पेशेंट को ख़ुद भी इतनी नहीं अवेयरनेस होती कि वो कहाँ है, क्योंकि दोनों की मैनेजमेंट डिफरेंट है। अब अगर तो देखें, जो आपने बात की है वो है फाइब्राइड्स के हिसाब से, जो हमारे यूट्रस में रसौलियाँ हैं ये रिकरेंट होती हैं। ये साइंटिफिक है कि अगर एक पेशेंट है उसको फाइब्राइड्स का इशू है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कि ये कंसेप्शन में हिंड्रेंस करती हैं, इसकी वजह से कंसेप्शन आपकी प्रॉब्लम में आती है। अगर आप इसको कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं, फिर फाइब्राइड के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट कर देंगी कि आपको इसको रिमूव करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आप उसको रिमूव कराते हैं तो साइंटिफिकली भी ये सजेस्टेड है कि आप जल्दी अपनी फैमिली स्टार्ट करें, क्योंकि ये चीज़ रिकरेंट है। इससे पहले कि ये दोबारा हो, ये रिकरेंस हो इसकी, आप जल्दी अपनी फैमिली कंप्लीट करें ताकि आप एक जो आपका फैमिली का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लें। उसके बाद अगर फाइब्राइड्स होते हैं उनकी फिर डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस है, उसके डिफरेंट मसाइल हैं, लेकिन आप एटलीस्ट फैमिली अपनी टाइमली कंप्लीट करें। अगर फिर भी नहीं होती, देखें इसके अंदर जो इनफर्टिलिटी है इसको हम क्लासिफाई करते हैं कि अगर एक कपल है हमारे पास, वो आता है, वो इनफर्टाइल है बेसिकली, वो नेचुरली कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो वो क्यों नहीं कर पा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जो रिकमेंडेड है, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस कहती हैं कि 1 साल तक आप किसी भी कपल पे ना उसको आप प्रेशराइज करें, ना आप उसको इन्वेस्टिगेट करें। 1 ईयर आपने इवन इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं करनी। एट द एंड ऑफ 1 ईयर जो नेचुरल कंसेप्शन है किसी भी कपल की, उसका रेट अप टू 90% है। अब जो वो 90% से फिल्टर होकर 10% रह जाते हैं आपके पास, आफ्टर 1 ईयर दिस इज़ रिकमेंडेड कि आप उनको इन्वेस्टिगेट करें। अब जब आप उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं उसमें डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं। अब वो जो इनफर्टिलिटी है या बांझपन, एक थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ है, अब तो इनफर्टिलिटी भी नहीं, इसके लिए सब फर्टिलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनफर्टिलिटी ख़त्म हो चुकी है, अब तो इतनी आ गई है, वही हम बात करने लगे हैं अभी। अब ये जो सब फर्टिलिटी है, इसमें क्या कॉज है? इधर इसमें फ़ीमेल कॉज है या इसमें मेल कॉज है